नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम के दूसरे पार्ट यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस रिवर सिस्टम से संबंधित उन नदियों के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बात की जाए, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली या दक्षिण भारतीय नदी प्रणाली भी कहते हैं, उसमें जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से दो सागरों में जाकर गिरती हैं। उसमें से एक है, ये अगर देखा जाए मैप में तो ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। ये जो है इधर अरब सागर है और इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी ये अरब सागर, अरेबियन सी जिसे हम लोग अरब सागर कहते हैं, ये बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है, इधर है। तो जो अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जानी जाती हैं, और जिसमें ज़्यादातर नदियों की लंबाई छोटी होती है और ये मुख्य रूप से एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि इनका जो सेडिमेंट इरोजन का कंडीशन है वो काफ़ी कम होता है। ये हिमालयन रिवर की तुलना में या ईस्ट फ्लोइंग रिवर की तुलना में सेडिमेंट का जो इरोजन होता है वो काफ़ी कम करती हैं, यानी अपने साथ सेडिमेंटेशन जो मलबा है जो जिसको इरोड करती हैं वो काफ़ी कम लेकर यहाँ पे डिपॉजिट कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। वहीं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर नदियाँ गिरती हैं, उसे इन नदियों की जो लंबाई है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की तुलना में काफ़ी लंबी है, और यही रिवर दक्षिण भारत की मुख्य नदियों के रूप में जानी जाती हैं। क्योंकि इनका जो बेसिन होता है वो कई राज्यों में फैला होता है, जैसे कि सपोज कीजिए महानदी हो गई, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ जो है काफ़ी राज्यों में अपना बेसिन मतलब इनका फैला हुआ है, और जिसकी वजह से ये इरोड करती हैं और ये मुख्यतः डेल्टा का फॉर्मेशन भी करती हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के फीचर को देख लेते हैं और फिर एक एक करके हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे। तो अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के फीचर्स की बात की जाए तो ये नदियाँ जो हैं वो हिमालयन रिवर की मतलब तुलना में पुरानी हैं, ओल्डर देन हिमालयन रिवर सिस्टम। और ये नदियाँ जो है वो मुख्य रूप से सीजनल हैं, यानी ये साल भर नहीं बहती, ये मानसून पर डिपेंड होती हैं काफ़ी हद तक। और ये तीसरे पॉइंट में यही लिखा भी गया कि फ्लो ऑफ दिस रिवर इज बेस्ड ऑन रेनफॉल। तो जितना ज़्यादा बारिश होती है उतना ही ज़्यादा इन नदियों में पानी होता है, और जैसे जैसे बारिश कम होती है या मानसून ख़त्म होता है, ये नदियाँ धीरे धीरे, जो छोटी नदियाँ हैं वो काफ़ी हद तक सूख जाती हैं, और जो बड़ी नदियाँ हैं उनमें पानी की मात्रा कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है दीज रिवर है स्मॉलर बेसिन। इन इन नदियों की जो बेसिन है, बेसिन जनरली हम लोग उस पार्ट को कहते हैं, सपोज कीजिए कोई नदी बह रही है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं आके इससे मिलती हैं। तो अगर इन ओवरऑल ये नदी मुख्य वाली नदी हो गई और ये सहायक नदियाँ हो गई, इसके अगर इस एरिया को ऐसे कवर किया जाए तो इसी पार्ट को हम लोग बेसिन कहते हैं किसी रिवर का। तो जो इसकी सदर्न यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जो नदियाँ हैं वो हिमालयन रिवर की तुलना में इनके बेसिन काफ़ी छोटे होते हैं। ये नदियाँ जो होती हैं छोटी होती हैं और सेलोवर होती हैं। सेलोवर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है वो काफ़ी ऊंचाई से आती हैं और ये अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट को इरोड करते हुए ले आती हैं, और काफ़ी स्पीड होता है इसके अंदर, तो ये काफ़ी हद तक इरोड करती हैं, तो जिसकी वजह से ये वी वैली शेप का वैली बन जाता है, और ये काफ़ी गहराई में मतलब फ़्लो करती हैं। और ये जो सदर्न पार्ट यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इसकी जो नदियां हैं ये चट्टानों के थ्रू होकर बहती हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा इरोड नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये सेलोवर होती हैं। और अगर वाटर डिवाइड की बात की जाए तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में तो हम लोग वेस्टर्न घाट को कहते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है इस दक्षिण भारतीय नदियों के लिए। अब वाटर डिवाइड क्या होता है दोस्तों, अगर साधारण भाषा में समझें तो मान लीजिए ये कोई नदी ए है और ये कोई नदी बी है। अगर ये नदी की मुख्य नदी है और ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो इसका ये बेसिन हो गया। उसी प्रकार से ये मुख्य रिवर बी हो गया और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इसका अगर बेसिन देखें तो ये हो गया। तो ए और बी जो नदियां हैं इसके बीच में कोई ऐसा लैंड पार्ट तो होगा जिसकी वजह से ये नदियां इस साइड फ्लो कर रही हैं, ये नदियां इस साइड फ्लो कर रही हैं। तो जो ये पार्ट यानी लैंड पार्ट है जो कि इन नदियों को डिवाइड कर रहा है, इसी लैंड पार्ट को हम लोग वाटर डिवाइड कह सकते हैं, और इसी को हम लोग वाटर डिवाइड कहते भी हैं एक्चुअली।
तो ये हो गया वाटर डिवाइड। और मतलब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में देखा जाए तो वेस्टर्न घाट जो है, जो कि पेनिनसुलर, सपोज कीजिए ये मैप अगर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत का, तो ये वेस्टर्न घाट इधर है, तो यही जो है वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। जो साउथ में मतलब नदियाँ बहती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, मतलब जैसे महानदी हो गया, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। और अगर वेस्ट फ्लोइंग वेस्टवर्ड जो फ्लो करती हैं उनमें अगर देखा जाए तो नर्मदा और तापी जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, वही वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो एस्चुरीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने डेल्टा और एस्चुरी क्या होते हैं उसको मैंने डिटेल में बता दिया है, आप उस वीडियो के जाकर देख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप देखें ज़रूर उसे। यहाँ पे मैंने साउथ इंडियन का जो रिवर सिस्टम है उसके कुछ नदियों का जो मुख्य नदियाँ हैं उसके यहाँ मैप में मैंने आपको दिखा दिया है कि ये नदी नर्मदा हो गई, ये तापी है, जो कि ये दोनों नदियां जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग, ये अरेबियन सी में आके गिरती हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य नदियों की अगर बात की जाए तो ये महानदी हो गया, ये गोदावरी हो गया, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। ये सब नदियाँ आके बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, और यही नदियाँ जो है वो मुख्यतः डेल्टा का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, ये गोदावरी यानी 1465 किलोमीटर लंबी है, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर है। ये नदियों की जो लंबाई है इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी एग्ज़ाम में कभी कभी इनकी लंबाई के घटते हुए या बढ़ते हुए ऑर्डर में पूछ लिया जाता है सवाल। तो ये 3 नदियाँ आपको मुख्य रूप से याद रखना जरूरी, क्योंकि अगर ये 3 नदियाँ आपको याद हैं तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अब हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करते हैं, और इसमें से मुख्यतः हम 4 नदियों के बारे में बात करेंगे। और बाकी मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको मैंने एक चार्ट दिया हुआ है ईस्ट और वेस्ट के कंपेयर में, तो उसको आपको याद करके रखना होगा। तो ईस्ट फ्लोइंग में अगर सबसे पहली नदी है वो महानदी है। अगर महानदी के ओरिजिन पॉइंट को हम लोग देखें तो ये सिहावा जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट यानी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है। और महानदी को ही हम लोग उड़ीसा की लाइफ लाइन भी कहते हैं। जो कटक शहर है उड़ीसा का, काफ़ी फेमस शहर है, वो इसी महानदी के तट पर ही बसा हुआ है। और इसी नदी पर हीराकुंड डैम भी बनाया गया है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है उसमें जोंक, यहाँ पे येलो वाला जो सर्कल है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को मैंने दिखाया हुआ है, जोंक, ओंग और तेल। और जो ये पिंक कलर में मैंने सर्कल किया हुआ है ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में आती हैं, जैसे सेवनाथ हो गया, हसदेव हो गया, मांड हो गया और इब हो गया। ये कुछ नदियां हैं, और इसको आपको एक नोट्स में लिखना होगा और इसको उसी तरीके से याद भी करना होगा, क्योंकि इस जो सिस्टम है ये नदी के सिस्टम से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो वो ट्रिब्यूटरीज़ का ही होता है। कि वो ज़्यादातर इसी पे सवाल आते हैं कि किस मुख्य नदी का ट्रिब्यूटरीज़ इन दिए गए ऑप्शन में कौन सा है। तो ऐसे ज़्यादातर सवाल ऐसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अब हम लोग दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं जो कि है गोदावरी। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 1465 किलोमीटर लंबा है, और इस नदी को हम लोग दक्षिण गंगा या ओल्ड गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अगर आपसे दोस्तों दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी आंसर होगा, अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो वो आपका आंसर कावेरी हो जाएगा। और अगर गोदावरी की बात की जाए तो ये भारत की दूसरी यानी सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, और पहली है गंगा जिसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। और जो गोदावरी है ये पेनिनसुलर सिस्टम में सबसे बड़ी नदी है, और इंडिया का ओवरऑल सेकंड है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। और इसके अगर ओरिजिन पॉइंट को देखा जाए तो त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में, तो वहाँ से ये ओरिजिन होती है। और ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात की जाए तो राइट बैंक का अगर देखा जाए तो मंजरा, मूला, मानेर, प्रवरा, ये इसके कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अगर लेफ्ट बैंक की बात की जाए तो बाणगंगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, वैनगंगा, इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से मेंशन कर दिया है। यहाँ पे रेड में आप देख रहे होंगे, तो रेड में जो दिख रहा है वो आपके ये प्रवरा, मूला, मंजरा, मानेर, ये कुछ इसके दक्षिण यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और जो ये पिंक में आपको दिख रहा है वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी, ये इसके कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। तो कृष्णा की अगर बात की जाए तो ये महाबलेश्वर जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन पॉइंट है। और इसकी जो बेसिन है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में फैला हुआ है। और कभी कभी न्यूज़ में, आए दिन न्यूज़ में ये सुना जाता है कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। तो इस जो रिवर सिस्टम है इसके जो डिस्प्यूट को लेकर 3 राज्यों में, मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में काफ़ी डिस्प्यूट सुनने को मिलता है। अलमाटी डैम, श्री शैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, ये कुछ डैम हैं जो इस नदी पे बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट डैम है, आप इसको याद करके रखिएगा। और ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात की जाए तो दोस्तों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसके कुछ कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, वेदावती, इसके कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो भीमा, मूसी, मुन्नेरू, ये कुछ इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको मैंने यहाँ अलग अलग कलर से सर्कल कर दिया है, आप इसको अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। और अगर कुछ शहर की बात की जाए जैसे कि सतारा, अमरावती, विजयवाड़ा, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो कि कृष्णा बेसिन यानी कृष्णा रिवर सिस्टम के तट पर बसे हुए हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत की एक और इम्पॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करते हैं जो कि है कावेरी। इसकी लंबाई दोस्तों 800 किलोमीटर लंबी है और इसी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मैंने ऊपर ही आपको मेंशन किया कि दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी, अगर दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी, यानी बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहते हैं। और कावेरी का अगर ओरिजिन पॉइंट देखा जाए दोस्तों तो ये ब्रह्मागिरी हिल्स यानी कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ से है। और ये नदी कुछ आइलैंड का फॉर्मेशन करती है जिसमें श्रीरंगपत्तना, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, ये कुछ आइलैंड हैं जिसका फॉर्मेशन ये कावेरी नदी कहती है। इसको थोड़ा आप इम्पॉर्टेंट वाले यानी डबल स्टार में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये कावेरी नदी से बनाती हैं। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कई राज्यों में फैला हुआ है। जैसे अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे कम केरला में यानी 3% केरला में फैला हुआ है, कर्नाटका में 41, और सबसे ज़्यादा इसका ड्रेनेज एरिया जो है तमिलनाडु में फैला हुआ है 56.1%। मेट्टूर डैम जो है वो क्या कहते हैं कि कावेरी नदी पर ही बना है। और शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है वो भी कावेरी नदी पर ही है। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 101 मीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लें तो जो दक्षिण की सहायक नदियां हैं उसमें ये लक्ष्मण तीर्था हो गया, कब्बानी हो गया, स्वर्णावती हो गया, भवानी हो गया, नोइल हो गया, अमरावती, ये कुछ इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर लेफ्ट बैंक की बात की जाए तो हरंगी हो गया, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, ये कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। मैंने यहाँ भी इसके मैप में भी अलग अलग कलर से मतलब अलग अलग जो राइट या लेफ़्ट बैंक कौन सी है, कौन राइट बैंक है, उसको मैंने सर्कल कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं। ये जो अभी तक मैंने आपको 4 बताया ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यही मुख्य नदियाँ हैं। और नदियाँ तो और भी हैं लेकिन ये मुख्य नदियाँ हैं और इसकी सहायक नदियाँ। ज़्यादातर सवाल इन्हीं नदियों से बनता है। बाकी जो और भी नदियाँ हैं उसको मैं आपको एक चार्ट में लिख के मतलब रखा हूँ यहाँ पे, आपको आप लिख लीजिएगा उसको और समझ भी लीजिएगा कि कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है। तो वेस्ट फ्लोइंग नदियों में अगर बात की जाए तो सबसे ऊँचे हैं या सबसे पहले के हैं तो नर्मदा नदी की बात होती है, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग में सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। इसका ओरिजिन पॉइंट है जो वो अमरकंटक प्लेट्यू है। और ये नदी जो है यानी नर्मदा नदी, वो धुआंधार वाटरफॉल इसी नदी पर है, या सहस्त्र धारा वाटरफॉल भी यहीं पर है। धुआंधार वाटरफॉल को ही हम लोग क्लाउड ऑफ मिस्ट भी कहते हैं। और एक डैम यहाँ पे इस पर बना हुआ है नर्मदा पर, सरदार सरोवर डैम, काफ़ी फेमस भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप याद करके रखिएगा। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जो नर्मदा नदी है दोस्तों ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। और आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया और दामोदर, ये 3 ऐसी नदियां हैं भारत में जो रिफ्ट वैली के थ्रू होकर बहती हैं। तो ये जो नर्मदा नदी है ये नॉर्थ साइड विंध्यन रेंज इसके होता है, जो विंध्यन रेंज है इसके नदर्न साइड है, और सतपुरा रेंज इसके सदर्न साइड है। इन 2 रेंज के बीच में होकर ये नदी बहती है। इसकी जो बेसिन है वो दोस्तों कई राज्यों तक फैली हुई है, तो उसमें से कुछ हैं एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात।
और दोस्तों इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए तो इसके ट्रिब्यूटरीज़ में राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो बरना हो गया, हिरान हो गया, तेंदोनी हो गया, कोलार हो गया और सांग रिवर, ये सब कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है। और अगर लेफ़्ट की बात की जाए तो शेर हो गया, सक्कारी हो गया, दूधी हो गया, तवा हो गया, गंजल हो गया, एक छोटा तवा भी इसको मेंशन किया जा सकता है। ये मैंने यहाँ कुछ सर्कल कर दिया अलग अलग कलर से, आप इसको देख सकते हैं। और अब हम लोग दोस्तों जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी, उसके बारे में बात करते हैं। तो तापी के बारे में दोस्तों ये पॉइंट है कि ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें सेकंड सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इसके पहले मैंने आपको बताया सबसे लार्जेस्ट है वो नर्मदा है। और इसका जो वर्जिन पॉइंट है दोस्तों ये मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है एमपी में, वहाँ से इसका वर्जिन होता है। और जो इसकी बेसिन है दोस्तों ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ है। हथनूर डैम, गिरना डैम जो कि महाराष्ट्र है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, और उकाई डैम जो कि गुजरात में है, ये तीनों डैम इसी नदी पे यानी तापी पर बने हुए हैं। और इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए तो कुछ इसके राइट ट्रिब्यूटरीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है वो है सुकी, गोमई, अरुणावती, अनेर। और इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए दोस्तों तो ये बाघूर हो गया, अमरावती हो गया, पंजरा हो गया, गिरना हो गया, पूर्णा, मोना या सिपना, ये कुछ इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। उसको मैंने यहाँ पे मैप में मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से भी बात की जाए तो कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो उसको मैंने यहाँ पे चार्ट में मेंशन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो लूनी, साबरमती, माही, ये जो है ये गुजरात से होकर फ़्लो करती हैं। और ये जो लूनी है ये क्या कहते हैं कि ये लैंड से ही ओरिजिन होती है और लैंड में ही जाके ख़त्म हो जाती है, ये किसी यानी अरब सागर से ही जाकर मिलती नहीं है। ये इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साबरमती हो गया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर रहे हैं तो ये लूनी हो गया, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, शत्रुंजी, भद्रा, धंधार, वैतरणी, काली नदी, बेदती रिवर, सरवती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार, पांबा, ये गुजरात से लेके केरला तक फैला हुआ है ये। और इसी ऑर्डर में आप नीचे होते हुए जाइएगा तो ये यहाँ से गुजरात से शुरू होता है ये और केरला तक ये फैला हुआ है। इन नदियों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और सवाल इससे आते भी हैं। अब हम लोग दोस्तों ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर लेते हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ मैंने अरेंज कर रखा है पहले से ही, आपको इसी ऑर्डर में अगर याद कर ले, क्योंकि इस रिवर सिस्टम से ये सवाल बहुत ही कॉमन है कि उसमें एग्जामिनर पूछ लेता है कि नॉर्थ टू साउथ सजाइए या साउथ टू नॉर्थ सजाइए। तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ मेंशन किया हुआ है। तो सबसे नॉर्थ की तरफ आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर में देखेंगे तो सुवर्णरेखा आता है, फिर ब्राह्मणी आती है, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर पोन्नैयार, फिर कावेरी और लास्ट में सबसे वैगई रिवर है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया दोस्तों, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया। और दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें कौन से नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है और वाटरफॉल और इंडिया के मुख्य जो तालाब यानी पॉन्ड्स या लेक्स कह लीजिए वो हैं, उसका वीडियो आएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उससे भी 1 से 2 सवाल एग्ज़ाम में इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट था, वो तीसरा पार्ट जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और तब तक आप दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी को मतलब कोई एक किताब फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। इस वीडियो के देखकर आप जो भी समझ में आए, क्योंकि ये इसमें मैं फालतू का कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने या आप लोगों के पास तक पहुँचाया जाए। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।